जय श्री राम। हर हर महादेव। मैं अधिवक्ता भागेश श्रीवास्तव वाराणसी से पुनः आप लोग के समक्ष उपस्थित हूँ एक नया वीडियो लेकर। विषय है उत्तर प्रदेश पंचायत राज अधिनियम 1947। इसके पूर्व भी मैंने लगभग 38 वीडियो उत्तर प्रदेश लोकल लॉ से संबंधित अपने यूट्यूब चैनल पर अपलोड कर दिया है। कृपया आप लोग उसको जरूर देखें और उसका लाभ उठाएं। आप लोगों के सहूलियत के लिए हमने अलग अलग विषयों पे प्लेलिस्ट क्रिएट कर दिया है ताकि वीडियो को ढूंढने में आप लोग को आसानी हो। आते हैं विषय पर। विषय है आज का अध्याय 7 का धारा 95। इसमें राज्य सरकार की एक शक्ति बताई गई है जो कि अनन्य शक्ति के रूप में इसका प्रयोग किया जा सकता है राज्य सरकार के द्वारा ग्राम पंचायतों के ऊपर, न्याय पंचायतों के ऊपर, या ज्वाइंट कमेटी बनी है उसके ऊपर, या कोई सदस्य है, चाहे वो ग्राम प्रधान हो या सरपंच हो या सहायक सरपंच हो या कोई उसका मेंबर हो, तो उनके ऊपर एक वह नियंत्रण के रूप में इस शक्ति का राज्य सरकार द्वारा प्रयोग किया जा सकता है जो समय समय पर वो करती भी रही है। तो देखते हैं इस धारा 95 को। और यहाँ एक बात और स्पष्ट कर दें कि इस विषय से संबंधित मेरा ये आखिरी वीडियो होगा। इसके पश्चात में लोकल लॉ से संबंधित जो 2 विषय बचे हुए हैं, उत्तर प्रदेश रेंट कंट्रोल एक्ट एवं नगर पालिका अधिनियम, उस पर मैं वीडियो बनाऊंगा क्योंकि मेंस के पर्पज से जो भी वीडियो बन सकते थे मैंने बना दिया है। प्री के दृष्टिकोण से हायर जुडिशरी में जो क्वेश्चन बनते हैं उसके लिए सभी धाराएं इंपॉर्टेंट है, इसलिए किसी धारा को महत्व देना और किसी को कम महत्व देना ये नाइंसाफी होगा। आप लोग सभी धाराओं को जरूर ब्रैकेट के अनुसार पढ़ लीजिएगा। तो आते हैं आज धारा 95 का चर्चा करते हैं। इसमें इंस्पेक्शन की बात कही गई है, निरीक्षण की बात कही गई है, और ये निरीक्षण राज्य सरकार के लिए बात कही गई है कि राज्य सरकार को एक प्रकार से अनन्य शक्ति होती है। अब उन शक्तियों का किन किन रूपों में प्रयोग कर सकता है उसको हम लोग देख लेते हैं। इसमें लगभग 4 उपधाराएं दी गई हैं धारा 95 में। धारा 95 की उपधारा 1 महत्वपूर्ण धाराएं हैं, इसको देखते हैं। इसमें कहा गया है कि कोई ऐसी स्थावर संपत्ति है जिसको, चाहे वो न्याय पंचायत हो या ग्राम पंचायत हो या कोई ज्वाइंट कमेटी हो, यदि वो अपने संरक्षण में धारण किए हुए है, यानी कि उनके पोजीशन में कोई ऐसी संपत्ति है, स्वामित्व में है, तो उसके लिए निरीक्षण करने के लिए पावर होगा राज्य सरकार को, कभी भी उसका निरीक्षण कर सकती है। और उसका जो प्रयोजन है वो इसलिए है कि कहीं ना कहीं से राज्य सरकार ये ध्यान देती है कि जो न्याय पंचायत का गठन किया गया है या जो ग्राम पंचायत है वो अपने उस पद का दुरुपयोग करते हुए उस संपत्ति का कहीं दुर्वियोजन न कर दे, इसलिए उसका निरीक्षण कर सकती है। तो ये जो उपधारा 1 का क है वो इसी के संबंध में है। ये कह रहा है कि अस्थायी स्थावर संपत्ति का जो किसी ग्राम पंचायत के स्वामित्व में हो, जो उसके या संयुक्त समिति अथवा न्याय पंचायत द्वारा प्रयुक्त अथवा अध्यासित हो, अथवा ऐसी ग्राम पंचायत या संयुक्त समिति या न्याय पंचायत के निर्देश के अधीन किए जा रहे किसी निर्माण कार्य का निरीक्षण करा सकती है। मतलब राज्य सरकार को उस स्थावर संपत्ति पे एक अनन्य अधिकार है। जो ग्राम सभा के कस्टडी में है वो संपत्ति, या उसके संपत्ति पे कोई निर्माण कार्य हो रहा है तो उसका वो निरीक्षण करा सकती है। अब यहाँ एक जो ज्वाइंट समिति की बात कही गई है, इसका उल्लेख धारा 30 में दिया गया। हमने चूंकि अपने वीडियो में कहीं चर्चा नहीं किया था। जब भी कोई ग्राम पंचायत, 1 या 2 ग्राम पंचायतों का कॉमन इंटेंशन होता है किसी कार्य को करने के लिए, जैसे कोई योजना बन रही है वो 2 पंचायतों को मिला करके बन रहा है ग्राम पंचायतों को, तो और दोनों का एक ही उसमें हित है, तो उसके लिए फिर ज्वाइंट कमेटी का गठन कर दिया जाता है। और उन दोनों पंचायतों में से, या कई पंचायतों को मिला के बन रहा है तो कई पंचायतों को मिलाने के बाद जो कमेटी बनती है उसमें सारे सदस्य होते हैं और उस कार्य को संपूर्ण करते हैं। तो वही ये बात कह रहा है यहाँ पे कि कोई ज्वाइंट कमेटी बनी हो, उसके द्वारा कोई संपत्ति धारण किया गया हो, या कोई कार्य किया जा रहा हो, या कोई ग्राम पंचायत द्वारा किया जा रहा हो, तो उसके लिए राज्य सरकार को एक शक्ति है कि वो उसका निरीक्षण कभी भी करा सकती है कि उसमें क्या सही हो रहा है, क्या गलत हो रहा है। अब दूसरा ये कह रहा है कि कोई लेखा बहियां है, यदि वो ग्राम पंचायत के पास हो या कोई उसके नियंत्रणाधीन हो, तो उसका भी लेखा बहियों का वो निरीक्षण कभी भी करा सकती है। कह रहा है वो ये जो धारा 1 का ख है वो उसी बात का चर्चा करता है कि ग्राम पंचायत या संयुक्त समिति अथवा न्याय पंचायत के कब्जे में या नियंत्रणाधीन किसी बही अथवा लेख को
लिखित आदेश द्वारा मांग सकती है और उसका निरीक्षण कर सकती है। अब इसके बाद से आता है इसका उपधारा 1 का ग। ये कार्यवाहियों के बारे में कह रहा है कि किसी भी कार्यवाहियों के लिए वो प्रतिलिपि मंगा सकती है या उसके लिए निर्देश दे सकती है। ये राज्य सरकार को ही अनन्य शक्ति है इसमें। तो ये कह रहा है ग्राम पंचायत या संयुक्त समिति अथवा न्याय पंचायत से लिखित आदेश द्वारा ग्राम पंचायत या ऐसी समिति अथवा न्याय पंचायत की कार्यवाहियों या कर्तव्यों के संबंध में ऐसे विवरण पत्र, रिपोर्ट अथवा लेखों की प्रतिलिपियां प्रस्तुत करने की अपेक्षा कर सकती है जिन्हें वह ठीक समझे। मतलब किसी प्रकार का कोई ऐसा विवरण बनाना हो या रिपोर्ट हो जिसका डिमांड कर सकती है राज्य सरकार की आपके क्षेत्र में क्या हो रहा है, क्या किस तरीके से हो रहा है, इसका पूरा विवरण बना करके आप रिपोर्ट प्रस्तुत करिए। एक अनन्य शक्ति के रूप में है। अब उसके बाद से एक घ के रूप में इसमें बताया गया है कि ग्राम पंचायत अथवा संयुक्त समिति के विचारार्थ कोई ऐसा संप्रेषण अभिलेखबद्ध कर सकती है जिसे वह ऐसी ग्राम पंचायत संयुक्त समिति की कार्यवाहियों अथवा कर्तव्यों के संबंध में उचित समझे। कोई ऐसा संप्रेषण भी राज्य सरकार कर सकती है जो उनके कर्तव्य के लिए उचित समझ में आ रहा है। तो ये राज्य सरकार के विवेकाधीन के ऊपर है कि किन किन चीजों पे, किन किन विषयों पर वो संप्रेषण करे। इसके बाद इसका जो अंग है ये कह रहा है कि ग्राम सभा, ग्राम पंचायत या न्याय पंचायत से संबंधित किसी भी विषय के संबंध में कोई जांच संस्थित करा सकती है। एक अनन्य शक्ति राज्य सरकार को मिली हुई है कि किसी भी स्थिति में वो ग्राम सभा का या न्याय पंचायत का जांच करवा सकती है कि क्या उनके द्वारा किए गए जो कार्य हो रहे हैं वो सही हो रहे हैं कि नहीं हो रहे हैं, या कोई ऐसा तो नहीं है कि सारे ग्राम पंचायत के लोग करप्ट हो गए हैं सदस्य। तो इन सब चीज़ों की जांच कराई जा सकती है। अब उसके बाद से जो इसका च है, च कह रहा है कि किसी ग्राम पंचायत संयुक्त समिति, भूमि प्रबंधक समिति अथवा नगर न्याय पंचायत को विघटित कर सकती है यदि राज्य सरकार की राय में ऐसी ग्राम पंचायत संयुक्त समिति, भूमि प्रबंधक समिति अथवा न्याय पंचायत ने अपने पद का दुरुपयोग किया हो या उसने इस अधिनियम द्वारा अथवा इसके अधीन अपने पर आरोपित कर्तव्यों का पालन करने में निरंतर चूक की हो अथवा इसका बना रहना जनहित में वांछनीय न समझा गया हो। तो इसमें ये राज्य सरकार को एक अनन्य शक्ति प्राप्त है उपधारा 1 की सब क्लास च में, जिसको इंग्लिश वर्जन में एफ से संबोधित किया गया है कि 3 कंडीशनों में या तो उसने जो कमेटी गठित है ग्राम पंचायत की या संयुक्त समिति की या भूमि प्रबंधक समिति की या ग्राम पंचायत की या न्याय पंचायत की, तो वह अपने पद का दुरुपयोग किए हों या इस अधिनियम के द्वारा जो उनको कर्तव्य दिया गया है उसमें निरंतर चूक किए हों या कोई ऐसा स्थिति उत्पन्न हो गया है जो कि जनहित में उसका बना रहना वांछनीय नहीं रह गया है। इन 3 कंडीशनों में उस कमेटी को भंग किया जा सकता है, चाहे वो ग्राम पंचायत हो, चाहे न्याय पंचायत हो या ज्वाइंट कमेटी हो या भूमि प्रबंधक समिति हो। तो उनका जो है विघटन राज्य सरकार द्वारा 3 परिस्थितियों में किया जा सकता है। एक अनन्य शक्ति प्राप्त है। इसके बाद से फिर ये आगे इनका जो खंड है 6 है उसमें कह रहा है कि सदस्य को कैसे हटाया जा सकता है। ये भी एक अनन्य शक्ति प्राप्त है राज्य सरकार को। ग्राम पंचायत के प्रधान या उसके किसी सदस्य को या संयुक्त समिति या भूमि प्रबंधक समिति के किसी सदस्य को अथवा न्याय पंचायत के किसी पंच, सहायक सरपंच या सरपंच को हटा सकती है यदि वह बिना अपर्याप्त कारण के लगातार 3 से अधिक सभाओं अथवा बैठकों में अनुपस्थित रहें। ऐसा यदि कोई मेंबर द्वारा कार्य किया जा रहा है, चाहे वो ग्राम प्रधान हो या उसका कोई सदस्य हो या भूमि प्रबंधक समिति का कोई सदस्य हो या कोई ज्वाइंट कमेटी का सदस्य हो या वो पंच हो या सरपंच हो या सहायक सरपंच हो, लगातार 3 से अधिक सभाओं में अनुपस्थित रहा है तो उसको राज्य सरकार द्वारा पद से हटाया जा सकता है। दूसरा ये कह रहा है कि कोई वह कार्य करने से इनकार करे, या तो वह अपने कार्य करने से इनकार कर दे अथवा किसी भी कारण से कार्य करने के लिए अक्षम हो जाए। इसके अलावा कह रहा है कि यदि उस पर ऐसे अपराध का अभियोग लगाया गया है जो दोषारोपण किया गया हो जिसमें नैतिक अधमता अंतर्वलित हो या उसके ऊपर ऐसा कोई न्यायालय में आरोप विरचित कर दिया गया है जो कि नैतिक अधमता के अंतर्गत आता है, तो इस कंडीशन में भी उसको राज्य सरकार द्वारा पद से हटाया जा सकता है।
अब इसके बाद अगला कार्य है कि उसने इस रूप में अपने पद का दुरुपयोग किया हो अथवा उसने इस अधिनियम द्वारा अथवा इसके अधीन बनाए गए नियमों द्वारा आरोपित कर्तव्यों के पालन में निरंतर चूक की हो अथवा इसका उस रूप में बना रहना जनहित में वांछनीय न हो। ये पुनः दोहरा रहा है, वहाँ कमेटी की बात कर रहा था, अब ये सदस्यों के बारे में बता रहा है कि यदि कोई पर्टिकुलर कोई सदस्य उसमें से ऐसा कोई है जो कि लगातार जो नियम बनाए गए हैं उसका उल्लंघन कर रहा है या जनहित में उसका बना रहना वांछनीय नहीं है, तो उसको भी राज्य सरकार उसके पद से हटा सकती है। ये अनन्य शक्ति है। अब उसके बाद से एक आ रहा है कि इसमें सब क्लास 3 को बताया गया है इसका, उसमें कहा गया है कि उसने किसी ऐसी मिथ्या घोषणा पत्र जिसे उसके द्वारा व्यक्त करते हुए कि यथास्थिति अनुसूचित जाति, अनुसूचित जनजाति या पिछड़े वर्गों का सदस्य है हस्ताक्षरित किया गया हो के आधार पर यथास्थिति धारा 11 क के उपधारा 2 या धारा 12 के उपधारा 5 के अधीन आरक्षण का लाभ प्राप्त किया हो। मतलब जो रिजर्व सीट होता है तो रिजर्व सीट में वही व्यक्ति उसके लिए योग्य होता है जो उस बिरादरी का हो, मतलब उस आरक्षण की कैटेगरी में आता हो, क्योंकि जब सीट रिजर्व होगा तो उसमें सामान्य व्यक्ति चुनाव नहीं लड़ सकता है या उनके द्वारा चुन करके उस पद पे नहीं जा सकता है। तो इसके कहने का तात्पर्य यही है कि कोई ऐसा व्यक्ति है जो कि उस आरक्षण का लाभ पाने का वो अधिकारी नहीं है, बावजूद इसके उसने शपथ पत्र द्वारा निर्वाचन अधिकारी के सामने जो नियत प्राधिकारी हैं उनके सामने वो जो है शपथ पत्र दे करके उस पद पे बन गया है, तो उसको बाद में तत्पश्चात पता चलने पर उसको राज्य सरकार द्वारा तुरंत हटाया जा सकता है। उसके पश्चात ये कह रहा है कि न्याय पंचायत या सहायक सरपंच या सरपंच में होने के स्थिति में राजनीति में सक्रिय भाग ले रहा हो। मतलब कि अगर जो कोई सरपंच बन गया हो या सहायक सरपंच बन गया हो न्याय पंचायत का और उसके बावजूद वह राजनीति में सक्रिय अपनी भागीदारिता अपना रहा है, तो उस आधार पर भी उसको राज्य सरकार द्वारा पद से हटाया जा सकता है। और उसके पश्चात कह रहा है कि उसमें धारा 5 क के खंड क से लेकर अंग तक में उल्लिखित अनर्हताओं में से कोई अनर्हता प्राप्त कर लिया हो। मतलब कोई डिसेबिलिटी कोई आ गई है, जो डिस्क्वालिफिकेशन की बात कही गई है धारा 5 कैपिटल ए में कि किन किन आधारों पर डिस्क्वालिफिकेशन हो जाएगा उसका, तो वो कोई ऐसी अनर्हता प्राप्त कर लिया है तो उसके आधार पर भी ये राज्य सरकार द्वारा उसको पद से हटाया जा सकता है। अब इसमें जो हम लोगों ने पढ़ा था कि जो आरक्षण वाला जो लाभ लिया गया है उसमें कह रहा है कि कोई भी व्यक्ति, इसका उपधारा 2 बता रहा है कि कोई भी व्यक्ति खंड 6 से के उपखंड 3 और 4 के अधीन हटाया गया हो, कोई व्यक्ति इस अधिनियम के अधीन किसी भी पद पर 5 वर्ष की अवधि या उससे कम ऐसी अवधि के लिए, जैसा कि राज्य सरकार किसी मामले में आदेश दे, पुनः निर्वाचित या पुनः नियुक्ति किए जाने का हकदार न होगा। मतलब उसको 5 साल के लिए डिबार कर दिया जाएगा राज्य सरकार द्वारा, फिर 5 साल बाद वो पुनः अपना पद के लिए दावेदारी कर सकता है, मतलब वो योग्य हो सकता है। अब इसमें एक और जो प्रोविजो है कह रहा है कि प्रतिबंध यह है कि जहां कोई प्रधान या ऐसे व्यक्ति द्वारा और ऐसी रीति से जैसी नियत किए जाए की गई जांच में प्रथम दृष्टया वित्तीय और अन्य अनियमितताओं का दोषी पाया जाए, वहां ऐसा प्रधान वित्तीय और प्रशासनिक शक्तियों का प्रयोग और कृत्यों का संपादन नहीं करेगा और जब तक कि वह अंतिम जांच में आरोपों से मुक्त न हो जाए ऐसी शक्तियों का प्रयोग और कृत्यों का संपादन राज्य सरकार द्वारा नियुक्त ग्राम पंचायत के 3 सदस्यों की एक समिति द्वारा किया जाएगा। इसके कहने का तात्पर्य है कि जो ही ग्राम प्रधान के ऊपर कोई ऐसा एलिगेशन लगाया गया है जो जांच हो रही है इसके उपधारा 1 के ख के अंतर्गत या अन्य धाराओं के अंतर्गत, तो उसके साथ ही उसका जो अधिकार है, शक्ति है, उस वित्तीय शक्तियां उससे छीन ली जाएंगी और वो उसका प्रयोग नहीं कर सकता है, क्योंकि हो सकता है उसका मिसयूज करे। और उसके लिए फिर ये कह रहा है कि 3 सदस्यों की एक टीम बनाई जाएगी और वो व्यक्ति इसका प्रयोग करेंगे। इसके उपरांत फिर एक प्रोविजो है, ये कह रहा है कि खंड 4 या खंड 6 के अधीन कोई कार्रवाई संबद्ध निकाय अथवा व्यक्ति को प्रस्तावित कार्रवाइयों के विरुद्ध कारण दर्शित करने का उचित अवसर देने के पश्चात ही की जाएगी, अन्यथा नहीं। मतलब इसके कहने का तात्पर्य है कि जो कुछ भी कार्रवाई की जाएगी, चाहे वो कमेटी के विरुद्ध की गई हो या फिर
सदस्यों के विरुद्ध की गई हो, तो उनको एक नोटिस दी जाएगी और नोटिस की सुनवाई के पश्चात ही उनके ऊपर कार्रवाई की जाएगी। पुनः इसका उपधारा 3 कह रहा है कि इस धारा के अधीन राज्य सरकार द्वारा दिए गए आदेश पर किसी भी न्यायालय में आपत्ति नहीं की जाएगी। तो ये एक प्रकार से अनन्य अधिकारता राज्य सरकार को दे रहा है उपधारा 3 कि इनके ऊपर कोई भी कार्रवाई नहीं की जाएगी। राज्य सरकार को इन जो ग्राउंड इसमें दिए गए हैं उन ग्राउंड के आधार पर अगर उसको लगता है कि नहीं इसका विघटन कर देना चाहिए या इसका सदस्यों को हटा देना चाहिए तो हटा सकता है और इसके ऊपर किसी भी प्रकार का न्यायालय में हस्तक्षेप नहीं होगा। उपधारा 4 कह रहा है इसका यदि कोई ग्राम पंचायत संयुक्त समिति अथवा भूमि प्रबंधक समिति विघटित की जाए तो उसकी शक्तियों का प्रयोग करने और कर्तव्यों को पालन करने के लिए राज्य सरकार ऐसे व्यक्ति या व्यक्तियों को नियुक्त कर सकती है जिन्हें वह उचित समझे। मतलब कहने का तात्पर्य है कि जब किसी व्यक्ति को हटा दिया जाता है या कोई ऐसा कमेटी भंग कर दी जाती है तो वो उसका टर्म वहीं पर समाप्त हो जाता है। लेकिन इसके लिए ऐसा नहीं है कि जो कार्यकाल है वो समाप्त हो जाएगा। जो कार्यकाल बचा हुआ है उसके लिए किसी न किसी व्यक्ति को उस पद पे बनाया जाएगा, चाहे वो निर्वाचन के आधार पर हो या तत्काल प्रशासनिक समिति द्वारा हो। तो इसके कहने का तात्पर्य यही है कि अब चूंकि पूरा डिटेल में यहाँ नहीं दिया गया है, तात्पर्य वही है कि 6 माह के अंतर अगर जो उसका चुनाव संभव है तो करा लिया जाएगा और 6 महीना के लिए किसी न किसी व्यक्ति को उस पद पे धारित कर दिया जाएगा। तो यह धारा 95 बहुत ही इम्पोर्टेंट है प्री के दृष्टिकोण से और मेंस के दृष्टिकोण से। आप लोग को बात जरूर समझ में आई होगी, बेरक जरूर पढ़ लीजिएगा। मैं अगले वीडियो में पुनः हाजिर रहूँगा, तब तक के लिए इजाज़त दीजिए। और पुनः मेरा आग्रह है कि मेरे इस चैनल को जिन व्यक्तियों द्वारा सब्सक्राइब नहीं किया गया है कृपया सब्सक्राइब जरूर कर लें, बेल आइकन पर क्लिक कर दें ताकि जब भी मैं कोई वीडियो अपलोड करूं तो आपको इसकी सूचना जरूर मिल जाए। और अधिक से अधिक लोगों को शेयर करिए ताकि अधिक से अधिक लोग इसका लाभ उठा सकें। मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद।